Dear students, in this video lecture we are going to learn about ancient universities in India. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है. सो मेक श्योर दैट इन दिस वीडियो लेक्चर यू ब्लॉक वन क्वेश्चन. जिस तरह से हम अपनी ट्रेन में सीट बुक करते हैं, आपको इस वीडियो लेक्चर में अपनी एक क्वेश्चन को बुक कर लेना है. सो डियर स्टूडेंट्स, व्हेन वी टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट एरियाज, इस पूरे टॉपिक में 6-7 एरियाज से ही सवाल पूछते हैं. एक है कि क्रोनोलॉजी एंड नेम ऑफ द यूनिवर्सिटीज़. बहुत सारे PYQs आप देखेंगे, आपसे पूछा जाता है कि इन यूनिवर्सिटीज़ को क्रोनोलॉजी में सेट कीजिए, ओल्डेस्ट टू लेटेस्ट या लेटेस्ट टू ओल्डेस्ट. देन उनकी ईयर लर्न करना बहुत ज़रूरी है, कहाँ पे वो सिचुएटेड थी, कौन से शहर में, कौन से स्टेट में. देन उसके यूनिवर्सिटीज़ में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स और ट्रैवलर्स. सो इन्हीं कुछ एरियाज़ में से सवाल पूछे जाते हैं. अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे नज़र मारें तो बहुत सारे क्वेश्चंस, जैसे कि मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन रिसेंटली पूछा गया था यूनिवर्सिटीज़ एंड इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स के ऊपर. देन दे हैव आस्क्ड यू अ लॉट ऑफ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कि चाणक्य कौन सी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे, क्या ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट गलत है. देन दे हैव आस्क्ड स्पेसिफिक क्वेश्चन अबाउट सर्टेन यूनिवर्सिटी की वो कौन से नदी के किनारे सिचुएटेड थी. देन दे हैव आस्क्ड क्वेश्चन ऑन स्पेशल रिकग्निशंस की यूनेस्को द्वारा स्पेशल हेरिटेज का रिकग्निशन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को दिया गया है. व्हेन वी टॉक अबाउट एंशिएंट इंडियन universities, the list was endless, but from examination point of view we need to learn about 5-6 major universities in great detail. वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे तक्षशिला, नालंदा. These were the most important and the most prominent universities. अगर आप इनका इतिहास देखेंगे तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी 1000 सालों तक थी. देन नालंदा यूनिवर्सिटी नियर अबाउट 700 ईयर्स तक थी एग्जिस्टेंस में. देन विक्रमशिला इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, वल्लभी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका ईयर, उनके प्लेस ऑफ एग्जिस्टेंस, यहाँ तक चीज़ें सीमित रहती हैं. स्टार्टिंग विद तक्षशिला. तक्षशिला सिर्फ भारत की नहीं बल्कि इट इज़ वर्ल्ड्स वन ऑफ द एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़. टाइम पीरियड की बात करें सो 6th सेंचुरी BC, आज से 2600-2700 साल पहले ये यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई थी और इसका 1000 सालों लंबा सुनहरा इतिहास देखा जाता है. अगर इसकी लोकेशन की बात करें सो इट इज़ राइट नाउ इन रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट, पाकिस्तान. इन 600 BC इन एंशिएंट इंडिया, जब हम जनपदास, महाजनपदास की बात करते हैं, इट इज़ लाइक मॉडर्न डे इक्विवेलेंट ऑफ स्टेट्स. सो ये गांधार जो नॉर्थ वेस्ट एरिया था इंडिया का, यहाँ में एक प्रोमिनेंट सिटी थी. एंड आप देख सकते हैं इट वाज अ कॉस्मोपॉलिटन स्टेट बिकॉज यहाँ से वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया से लोग आते जाते रहते थे. तो इस यूनिवर्सिटी में बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ते थे, फ्रॉम बेबीलोन, फ्रॉम चाइना, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप. पीपल यूज टू कम एंड लर्न हेयर. यहाँ बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स पढ़ के निकले थे और बाद में वो यहाँ पे पढ़ाते भी थे. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द ग्रेट चाणक्य, आपने चाणक्य नीति के बारे में ज़रूर सुना होगा. इन्होंने अर्थशास्त्र भी लिखा था, तो वो यहाँ पे पढ़े थे और बाद में वो यहाँ पे पढ़ाते भी थे. तो जो इनके स्टूडेंट थे चंद्रगुप्त मौर्य, वो भी तक्षशिला यूनिवर्सिटी से ही पढ़े हुए थे. बाद में इन्होंने मौर्यन एम्पायर खड़ा किया था. देन चरक, जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं, फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन, इनका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट टेक्स्ट है चरक संहिता. बहुत बारी मैच द फॉलोइंग में ये सारी चीज़ें पूछ ली जाती है. देन पाणिनि, जिन्होंने अष्टाध्याय लिखा था, ग्रेट ग्रामरियन, वो भी यहीं से पढ़े थे. देन जीविका, द फिजिशियन ऑफ लॉर्ड बुद्धा, ये सारे इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स आपके तक्षशिला यूनिवर्सिटी से ही पढ़े हुए थे. देयर वाज अनदर प्रोमिनेंट स्कॉलर विष्णु शर्मा, जिन्होंने पंचतंत्र को कंपाइल किया था. When we talk about curriculum, there were more than 60 subjects taught there. Both religious and secular education was imparted. So जब हम religious education की बात करते हैं, वेदास को पढ़ाया जाता था, वैदिक फिलॉसफी को पढ़ाया जाता था और विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट्स जैसे कि ग्रामर, लिंग्विस्टिक्स, आयुर्वेदा, देन स्टेट क्राफ्ट, पॉलिटिक्स, वॉरफेयर, आर्चरी, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोलॉजी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ट्स लाइक म्यूजिक, थिएटर, इन सारे सब्जेक्ट्स को तक्षशिला यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता था. डियर स्टूडेंट्स, जब हम इस यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, इट वाज नॉट अ सेंट्रलाइज्ड यूनिवर्सिटी. इसका मतलब है कि वहाँ पे कोई भी फिक्स्ड करिकुलम नहीं था, फिक्स्ड कोई कोर्स नहीं था. यहाँ पे बहुत सारे आश्रम्स थे, यहाँ पे गुरु शिष्य ट्रेडिशंस चलता था और यहाँ पे स्टूडेंट्स अपने आप को उन आश्रम्स में एनरोल करते थे. बट देयर वाज नो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन. जिस तरह से आप मॉडर्न डे एजुकेशन देखते हैं, यहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेशन होती है जो सारे कोर्सेज का संचालन करती है. तो यहाँ पे कोई डिग्री भी नहीं थी, कोई सर्टिफिकेशन नहीं था. एंड देयर वाज नो एग्जामिनेशन एज सच. So it functioned as a collection of teachers and learning centers. Students studied under individual gurus. Each teacher specialized in a particular subject
And when we talk about admission, minimum age to take admission was 16 years. देन देयर वॉज नो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, जिस तरह से अभी हमने बात करी कि यहाँ पे कोई एग्जामिनेशन भी नहीं था, ना कोई यहाँ पे सर्टिफिकेशंस थी, ना कोई डिग्री थी. तो जब हम इस यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, इंडिया से तो स्टूडेंट्स आते ही थे, साथ में बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ते थे, ग्रीस से, बेबीलोन, सीरिया, चाइना से. फॉर अबाउट 1000 ईयर्स स्टूडेंट्स अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज दे यूज्ड टू कम टू तक्षशिला एजुकेशन के लिए. इन 5th century, in the late 5th century, तक्षशिला was severely damaged. There was an invasion by Hunas. So इसका जो सफ़र था वो 1000 सालों का यहीं खत्म होता है. Talking about the current status of Takshashila University, dear students, right now it is present in the modern day Pakistan in Rawalpindi district, and in 1980 it was declared as the World Heritage Site by UNESCO. This is one of the most prominent tourist site in Pakistan, and बहुत दूर दूर से लोग इस यूनिवर्सिटी के रूइंस को देखने के लिए आते हैं. और इसका जो रेवेन्यू है टूरिज्म का इन पाकिस्तान, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रेवेन्यू. टॉकिंग अबाउट अ PYQ, सो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2023, which of the following is an important archaeological site declared by UNESCO as a World Heritage Site in 1980? So the right answer would be तक्षशिला. Dear students, अभी तक आपने तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में सीखा, जो बहुत ही इनफॉर्मल सेटअप में काम करती थी, जिसका मतलब है कि कोई भी सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, जहाँ कोई टेस्ट नहीं लिए जाते थे, कोई करिकुलम नहीं था. अब हम जिस यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, इट इज़ वर्ल्ड्स फर्स्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी, जो ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड से भी 700-800 साल पहले ही इंडिया में थी. और इट वॉज ट्रूली इंटरनेशनल इन इट्स कैरेक्टर. ये एक सेंट्रलाइज्ड यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे रेजिडेंशियल कैंपसेस थे, यहाँ पे करिकुलम फिक्स होता था. तो जब हम नालंदा शब्द की बात करते हैं, अगर हम इसका संधि विच्छेद करें, ना अलम दा, इसका अर्थ है कि जहाँ नॉलेज कभी खत्म नहीं होती, वेयर द गिफ्ट ऑफ नॉलेज नेवर सीजेस टू एग्जिस्ट. दिस यूनिवर्सिटी वॉज इन एग्जिस्टेंस फ्रॉम 5th century to 12th century. जब हम 5th century की बात करते हैं, उस टाइम भारत में गुप्ता एम्पायर था. इट इज कंसिडर्ड टू बी द गोल्डन एज ऑफ इंडिया. इस एरा में बहुत सारे साइंटिफिक इन्वेंशंस, लिटरेरी वर्क्स, ऑथर्स और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को हम देख सकते हैं. सो ये जो यूनिवर्सिटी है तब मगध था, आज प्रेजेंट डे राजगीर बिहार में एग्जिस्ट करती है. सो दिस यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाय गुप्ता एम्परर कुमार गुप्ता वन. बहुत बारी एग्जाम्स में पूछा जाता है. सो फॉर तक्षशिला ऐसा माना जाता है कि राजा तक्ष के नाम पे उसको रखा गया था, बट वी डू नॉट हैव एनी रिकॉर्ड्स अबाउट इट. बट फॉर नालंदा यूनिवर्सिटी वी नीड टू लर्न अबाउट द फाउंडर. इट वॉज फाउंडेड बाय गुप्ता एम्परर कुमार गुप्ता वन. इनको शक्र आदित्य भी कहा जाता था इन 427 CE, और इसको डिस्ट्रॉय किया था भक्तियार खिलजी ने इन 12th century. Then when we talk about the nature of university, it was the first residential university of the world. यहाँ पे 2000 टीचर और 10,000 स्टूडेंट्स रहते थे. So this was a Buddhist university. Then there used to be the idea of कुलपति, VC. हमें एक फॉरेन ट्रैवलर ह्यून सैंग के ट्रैवल लॉग में पता लगता है कि अराउंड 6th century शिभद्र इसके कुलपति थे. सो देन देयर वॉज अ प्रॉपर एग्जामिनेशन सिस्टम. बहुत ही टफ एग्जाम होता था. ऐसा माना जाता है कि सिर्फ 20 out of 100 पीपल कोड पास दिस टेस्ट. सो इसके द्वार पंडी होते थे जो इंटरव्यू लेते थे लोगों का, और तभी इनको आने देते थे. सो अराउंड द वर्ल्ड, मंगोलिया, चाइना, श्रीलंका, जापान, बहुत सारी कंट्रीज से यहाँ पे लोग पढ़ने आते थे. नालंदा यूनिवर्सिटी ऑल्सो हैड द वर्ल्ड्स बिगेस्ट लाइब्रेरी. ऐसा माना जाता है कि 90 लाख से ज़्यादा किताबें थी इस लाइब्रेरी में, और इस लाइब्रेरी की 3 बिल्डिंग्स थी. सो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है, बहुत बार इसका नाम पूछा गया है. इस लाइब्रेरी का नाम था धर्मगंजा. एंड जब हम 3 बिल्डिंग्स की बात करते हैं, सबसे बड़ी बिल्डिंग का नाम था रत्न सागरा, जो 9 स्टोरी बिल्डिंग थी. देन रत्न दधी एंड रत्न रंजका. इट हैड 90 लाख बुक्स of different subjects like literature, astrology, philosophy, science, warfare, and it also had books of other subjects as well. When we talk about important scholars of Nalanda University, 700 सालों में बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट, फिलोसफर्स, लॉजिशियंस, बुद्धिस्ट मॉन्क्स इसके एल्यूमिनाई रहे थे. अगर हम कुछ नोटेबल नेम्स लें, सो आर्यभट्टा, जिन्होंने जीरो दिया था इस दुनिया को. विदाउट जीरो यू वोंट बी एबल टू गो टू स्पेस. हम जितनी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं उसको नहीं कर पाते. देन द ग्रेट बुद्धिस्ट फिलोसफर नागार्जुना, जिन्होंने मध्यमका की फिलॉसफी दी थी. देन धर्मकीर्ति
शीलभद्रा, जब हमने शीलभद्रा की बात करते हैं तो ये तो इसके वीसी रहे थे, कुलपति रहे थे। देन व्हेन वी टॉक अबाउट फॉरेन स्कॉलर्स, बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी यहाँ पढ़ते थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन्हीं के वृतांत, इन्हीं के ट्रैवल लॉग्स, इन्हीं की राइटिंग्स की वजह से हमें पता लगता है नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। सो ह्यूएन ही ऑल्सो विजिटेड नालंदा यूनिवर्सिटी इन 7th सेंचुरी। देन इत्सिंग, उनके ही जो वृतांत थे उसी की वजह से हमें अपनी इस विशाल धरोहर के बारे में पता लगता है। इसलिए बहुत बारी क्वेश्चंस इन फॉरेन ट्रैवलर्स से भी पूछा जाता है। और जब हम ह्यूएन की बात करते हैं, इनको इंडिया में मोक्ष देव के नाम से जाना जाता था। सो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बारी PYQs में आप देखेंगे क्वेश्चन पूछे गए आपके फॉरेन स्कॉलर से। When we talk about the curriculum, Nalanda offered 64 courses and it was a mix of religious as well as secular education. So apart from Buddhist literature, even Vedic literature, they were trained in grammar, linguistics, then logic, medicine, mathematics, astronomy, astrology, metaphysics, philosophy, politics, economics, fine arts, sculpture and architecture. So dear students, long before Cambridge, long before Oxford, long before Harvard, this was the world's first residential university where at a time more than 10,000 students, they got education, 2,000 teachers taught. This university was destroyed unfortunately in 12th century by Bhaktiyar Khilji. When we talk about the present status of this university, Nalanda was declared as a World Heritage Site by UNESCO in the year 2016. So Takshashila, it was recognized as World Heritage in the year 1980. This university was recognized as World Heritage Site in 2016. Then in 2010, there was a Nalanda University Act which was passed, and from 2014, this university was also revived. It has also been listed as Institute of National Importance by the government. So let us solve this recent PYQ which was asked on 5th January 2026. You will see that Takshashila and Nalanda, they were the most important universities from any exam point of view. और इससे हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानते हैं, देखते हैं आप अपनी लिमिटेड नॉलेज से इस क्वेश्चन को कितना सॉल्व कर सकते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट तक्षशिला एंड नालंदा, सो देखिए चाणक्य, सो चाणक्य वॉज द स्कॉलर ऑफ तक्षशिला। अपार्ट फ्रॉम चाणक्य देयर वाज चंद्रगुप्त मौर्य, जीवका, चरक, जिसके बारे में हमने बात करी थी। सो ए इज गोइंग टू गेट मैच्ड विद ऑप्शन नंबर 3। देखिए इसमें एक ही ऐसा ऑप्शन है जो बहुत बारी कुछ चीज़ें आपकी एलिमिनेशन से ही सॉल्व हो जाती है। देन नालंदा, वर्ल्ड्स फर्स्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी, जैसे कि हमने बात करा था कि वहाँ पे 10,000 स्टूडेंट्स, 2,000 टीचर रहते थे एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। और उसके बाद जो यूनिवर्सिटीज़ हैं हम इसके बारे में आगे सीखेंगे। सो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 1. So let us look at this question. This question was also asked in January 2026. Statement based question. Chanakya composed Arthashastra at Vallabhi University. This is absolutely incorrect. Chanakya was an alumni of Takshashila University where he composed Arthashastra. Then Panini, who wrote Ashtadhyay, Panini the great grammarian, was an alumni of Takshashila University. This is absolutely correct. तो देखिए स्टेटमेंट ए गलत है, स्टेटमेंट बी करेक्ट है। तो अगर इन दोनों स्टेटमेंट के बेसिस पे देखें, ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 यू कैन एलिमिनेट देम क्योंकि ये गलत है, आपको पता है। देन आचार्य शीलभद्रा वॉज द हाइएस्ट लिविंग अथॉरिटी इन ओदांतपुरी। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। जब हमने नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करी थी, द वर्ल्ड्स फर्स्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी, वहाँ पे एक कुलपति वीसी की तरह आप समझ सकते हैं उसका कॉन्सेप्ट आया था और हमें पता लगा था कि शीलभद्रा वॉज एन आचार्य देयर, ही वॉज ऑल्सो एन एलुमनाई। सो ऑप्शन नंबर सी इज ऑल्सो इनकरेक्ट, ही वॉज द हाइएस्ट लिविंग अथॉरिटी इन नालंदा नॉट ओदांतपुरी। तो अगर आप देखें तो सी स्टेटमेंट ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए भी कैंसिल हो गया। सो इन दोनों के जाने बगैर ही आप ऑप्शन नंबर 4 पे टिक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ों को एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर हम इन स्टेटमेंट्स को देखें, अग्रहारास वॉज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विद होल सेटलमेंट ऑफ ब्राह्मण्स। दिस इज ऑल्सो करेक्ट क्योंकि जब हमने वैदिक एजुकेशन देखा था तो उसमें अग्रहारास एक तरह से लैंड डोनेट की जाती थी बाय किंग्स, बाय बिजनेसमैन फॉर ब्राह्मण्स। Then Jain educational institutes were known as Basidis. This is also correct. So when we talk about Vedic educational institutions, they used to be Gurukuls, जहाँ पे जो गुरु शिष्य परंपरा होती थी, जहाँ पे जो शिष्य होते थे वो गुरु के साथ रहते थे उनके आश्रम में, फॉरेस्ट में। Then we had temples, we had agraharas,
Then in Buddhist education we had viharas, महाविहारास, monasteries. जो जैन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स थे उनको हम बसदीस कहते थे. इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में भी बात करी थी इन आर लेक्चर ऑन बुद्धिस्ट एजुकेशन. आप उसको भी जरूर देखिएगा. टिल नाउ इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल यू कैन कंसिडर लाइकिंग दिस वीडियो, शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स सो दैट इट रीचेज आउट टू मोर पीपल. Then a very simple question which was asked in 2021 among these universities, which universities are considered as heritage site by UNESCO. इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी बच्चों को मुझे कमेंट सेक्शन में देना है. लेट अस मूव फॉरवर्ड. डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने तक्षशिला यूनिवर्सिटी को कवर किया, उसके बाद हमने नालंदा यूनिवर्सिटी को कवर किया. दीज वर द मोस्ट प्रोमिनेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़. चलिए अब हम नालंदा यूनिवर्सिटी की कंटेम्प्रेरी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करते हैं. जिस समय नालंदा यूनिवर्सिटी एग्जिस्टेंस में थी उसको कंपटीशन देने के लिए और भी यूनिवर्सिटीज़ इमर्ज कर रही थी. सो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी जो नालंदा के बाद थी वो थी वल्लभी. वल्लभी यूनिवर्सिटी वॉज एज ग्लोरियस एज नालंदा. ये मेरे शब्द नहीं है. 7th सेंचुरी में बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर्स थे जो इस यूनिवर्सिटी को भी विजिट कर रहे थे. सो जब हम इत्सिंग की बात करते हैं, ह्यूएनसांग की बात करते हैं जो नालंदा यूनिवर्सिटी भी गए थे, तो इन द वर्ड्स ऑफ द चाइनीज ट्रैवलर इत्सिंग, The Vallabhi University was as glorious university as Nalanda. और ह्यूनसांग के वृतांत से हमें पता लगता है कि यहाँ पे 6000 मंक्स एक साथ पढ़ते थे. जब हम टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो ये यूनिवर्सिटी 6th सेंचुरी से लेके 12th सेंचुरी तक एग्जिस्टेंस में थी और लोकेशन थी इसकी सौराष्ट्र. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मैच द फॉलोइंग में कभी कभार लोकेशन ही पूछ लेते हैं, कभी क्रोनोलॉजी पूछ लेते हैं. इट इज़ इन प्रेजेंट डे गुजरात. जब हम टाइम फ्रेम की बात करते हैं, टिल 775 इट वॉज ग्लोरियस इन इट्स एग्जिस्टेंस, जैसे कि हमें चाइनीज ट्रैवलर्स बता रहे हैं. बट इट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय अरब रेड्स इन 775 और उसके बाद ये पार्शियली रिवाइव हुई थी बट उतनी ग्लोरियस नहीं थी जितनी ये पहले थी. एंड द फाइनल डिक्लाइन वॉज इन 12th century. Talking about the curriculum, dear students, very important point to remember that Vallabhi was the center of Hinian Buddhism school of thought. सो जब हम बुद्धिज़्म की बात करते हैं, महायाना एंड हीनयाना इज ऑल्सो कॉल्ड द लेसर व्हीकल बिकॉज इसके अंदर ये जो गौतम बुद्ध हैं उनको एज अ टीचर ट्रीट करते हैं एज अपोज टू महायान जो उनको एक डीटी की तरह ट्रीट करते हैं जिसमें आइडल वर्शिप होता है. हीनयान में आइडल वर्शिप नहीं होता. सो Vallabhi University was the center which advocated for Heenyan Buddhism school of thought. So ये आपसे बहुत बड़ी मैच द फॉलोइंग में भी पूछा जा सकता है. Then when we talk about subjects, so a lot of subjects were taught, not only Buddhist religious studies but also economics, then law, medicine. जब हम important scholars की बात करते हैं तो स्थिरामती and गुणामती, they were the most famous scholars of Vallabhi University. The ancient Indian university famous for specialized study in Heenyan was Nadia University, Nalanda University, Vallabhi University और Vikramshila. So we have already discussed it was Vallabhi University. Vikramshila was for Tantrayan or Vajrayan. Moving to Vikramshila University, dear students, this was a contemporary of Nalanda University. ऐसा माना जाता है कि 8th सेंचुरी के आते आते जो नालंदा की स्कॉलरशिप थी वहाँ की जो ग्लोरी थी वो धीरे धीरे ढलना शुरू हो गई थी. या आप ये कह लीजिए कि इट वाज नॉट लाइक द वे इट वाज इन 6th सेंचुरी. सो उसी को काउंटर करने के लिए जो पाला डायनेस्टी के एम्परर थे धर्मपाल, इसके फाउंडर, बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया इससे, तो इन्होंने ये यूनिवर्सिटी स्टार्ट करी थी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी. और आज जो इसके रूइंस हैं इट इज़ इन मॉडर्न डे बिहार. जब हम बिहार की बात करते हैं वहाँ 3 बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़ थी, आप महाविहारा भी कह सकते हैं इनको. तो नालंदा, विक्रमशिला और उदांतपुरी. जो विक्रमशिला थी पाला एम्परर धर्मपाल ने बनाई थी और ये बहुत बारी PYQs में पूछा गया, अभी हम सॉल्व करेंगे. व्हेन वी टॉक अबाउट विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, इट वाज अ काइंड ऑफ अ महाविहारा. इट वाज अ प्रीमियर सेंटर फॉर लर्निंग फॉर बुद्धिस्ट एजुकेशन. सो जब हम फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म की बात करते हैं, हमने वल्लभी यूनिवर्सिटी में देखा था कि द फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म विच वॉज प्रैक्टिस देयर वॉज हीनयान, जो एक लेसर व्हीकल हम कहते हैं जिसमें वो लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते. इन विक्रमशिला यूनिवर्सिटी द फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म विच वॉज प्रैक्टिस्ड वॉज वज्रयान. वज्रयान की जब हम बात करते हैं सो इट वॉज अ न्यू फॉर्म ऑफ महायान. इसमें ये मंत्रों का उच्चारण करते थे, मुद्रास को प्रैक्टिस करते थे, योगा करते थे.
सो हम इसको तांत्रिक बुद्धिज्म भी कहते हैं। ये बहुत बारी मैच द फॉलोइंग में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। सो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वॉज अ प्रीमियर सेंटर फॉर वज्रयान बुद्धिज्म एंड वल्लभी यूनिवर्सिटी वॉज अ प्रीमियर सेंटर फॉर हीनयान बुद्धिज्म। आई होप यू विल मेक अ नोट ऑफ इट। देन अपार्ट फ्रॉम Buddhism, Buddhist religious knowledge, they used to learn about Vedas, logic, astronomy, urban development, law, grammar, philosophy. Another very interesting characteristic of Vikramshila University was it was truly an international university. यहाँ पे जो प्रोफेसर्स होते थे उनको स्कॉलरशिप ग्रांट दी जाती थी कि जिससे वो बाहर की किंगडम्स में जाके, बाहर की कंट्रीज़ में जाकर बुद्धिज़्म के बारे में बात करें, बुद्धिज़्म की टीचिंग्स हैं उसको दूर दूर तक पहुँचाएँ। सो जब भी हम तिब्बतन बुद्धिज़्म की बात करते हैं वो हमेशा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी से ही कनेक्टेड रहता है। सो द प्रोफेसर्स वर सेंट टू फॉरेन किंगडम्स टू प्रोपोगेट बुद्धिस्ट टीचिंग्स। सो मेरे प्यारे साथियों, बहुत बारी ना क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट बेस्ड पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। सो उस पर आपसे बोले इन विक्रमशिला यूनिवर्सिटी द प्रोफेसर्स वर सेंट टू फॉरेन किंगडम्स टू प्रोपोगेट बुद्धिस्ट टीचिंग, आपको पता होना चाहिए कि एक स्टेटमेंट सही है। अगर आपसे बोले इन तक्षशिला यूनिवर्सिटी द प्रोफेसर्स वर सेंट टू फॉरेन किंगडम्स, आपको पता होना चाहिए कि वो स्टेटमेंट गलत है। टॉकिंग अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन, डियर स्टूडेंट्स, विक्रमशिला हैड अ क्लियरली डिफाइंड एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे एक अध्यक्ष होते थे जैसे कि आज आपकी यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स होते हैं। एबॉट हम कहते हैं रिलीजियस लीडर को, जो सुप्रीम लीडर होते थे। सो इट हैड एन अध्यक्ष। देन जहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी का सिर्फ एक एंट्रेंस गेट था, यहाँ पे 6 एंट्रेंस गेट्स थे और हर एक गेट पे द्वार पंडित, द्वारपाल बैठते थे, जहाँ पे जो बच्चे आते थे एडमिशन लेने उनका टेस्ट लिया जाता था। बहुत ही डिफिकल्ट टेस्ट था। सो रिमेंबर दिस थिंग इफ दे आस्क यू इन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी हैड 6 एंट्रेंस गेट्स एंड ऑन एवरी गेट देयर यूज्ड टू बी अ द्वार पंडित। देन देयर वर महापंडित्स, ऐसे लोग जो किसी पर्टिकुलर डिसिप्लिन में महारत हासिल करते थे, ये उनको महापंडित कहते थे। देन देयर वर 108 पंडित्स, स्कॉलर्स जो रिसर्च करते थे। देन देयर वर उपाध्यायज एंड आचार्यस, आज की प्रेजेंट डे में अगर आप टीचर्स या प्रोफेसर से कंपेयर करना चाहें। एंड देन देयर वर 1000 रेजिडेंट मॉन्क्स, यहाँ पे एडमिशन सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलता था जो मॉन्क्स बनते थे। सो देयर इट हैड अ कैपेसिटी ऑफ 1000 स्टूडेंट्स। दिस यूनिवर्सिटी हैड 6 कॉलेजेस और जो मेन बिल्डिंग थी उसका नाम विज्ञान भवन था। दिस यूनिवर्सिटी वॉज सिचुएटेड एट द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा। पिछले साल ही आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था विच यूनिवर्सिटी वॉज सेटअप ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर कृष्णा। तो इस तरह से PYQs बनते हैं, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। सो इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन, द मोनास्ट्री ऑफ विक्रमशिला possessed a university with 6 colleges. Vikramshila was well known center for tantric Buddhism. So both of these statements are correct. जैसे कि हमने इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में देखा, there were 6 buildings और जो मेन बिल्डिंग थी उसका नाम था विज्ञान भवन। एंड when we talk about the curriculum, it was the center for tantric Buddhism. So both the statements are correct. So the location was Bhagalpur district of Bihar and it was situated on the banks of river Ganga. Subjects taught की बात करते हैं तो ग्रामर, व्याकरण पढ़ाया जाता था यहाँ पे, फिलॉसफी, बुद्धिस्ट स्टडीज। और जब हम बुद्धिस्ट स्टडीज की बात करते हैं, मेजरली वज्रयान और तांत्रिक बुद्धिज्म की जब हमने बात करी थी, यहाँ इस यूनिवर्सिटी में डिग्रीज भी दी जाती थी, समावर्तना सेरेमनी कंडक्ट की जाती थी एंड इट हैड स्ट्रॉन्ग टाइज विद तिब्बत. So it played a pivotal role in spreading Buddhism in Tibet. This prestigious center of learning was also destroyed in 1203 by Bhaktiyar Khilji. So हम अगर इसका टाइम फ्रेम की बात करें, it was set up in 8th century and it was destroyed in 1203 by Bhaktiyar Khilji. Dear students, before proceeding ahead, I want to come back to this question. एक क्वेश्चन रिसेंटली आपसे 2026 में पूछा गया था. So अगर आप इस मैच द फॉलोइंग को देखें, विक्रमशिला, so are you going to match it with Gopala of Pala dynasty founded it, or Vajrayana and Tantric Buddhism? You must be thinking, sir, you only told us that Vikramshila was founded by the emperor of Pala dynasty, then why is this confusion? So dear students, that person was Dharampala. He was the son of Gopala, King Gopala. It will be matched with Vajrayana and Tantric Buddhism. Coming back to this Pala dynasty, dear students, in 8th century Pala dynasty took over the eastern part of India, the Bengal. They also captured Magad, the present day Bihar. Then they also captured Assam. So if you look at East India, you will find 5 major centers of learning, and they were majorly Buddhist centers for learning.
नालंदा, उदांतपुरी, विक्रमशिला, जगतदला, सोमापुरा, महाविहारास। जो पाला डायनेस्टी के एम्प्रेस थे वो बुद्धिज्म के बहुत बड़े पेट्रियंस माने जाते थे। उन्होंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज तो खोली ही, साथ में जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी उसको भी बहुत सारे ग्रांट्स दिए। आप देखेंगे कि ये जितने भी महाविहारास थे, नालंदा तो पहले स्टार्ट हो गया था बट लेटर इट वाज रिवाइव्ड, दे वर गिवन अ लॉट ऑफ ग्रांट्स। उदांतपुरी, विक्रमशिला, जगतदला एंड सोमापुरा, they were all started by the emperors of Pala dynasty. Now Pala dynasty, it was from 8th century to 12th century AD, and the most important ruler of Pala dynasty was the king Dharampal. सो धर्मपाल की जब हम बात करते हैं, इन्होंने पहले तो नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव किया, साथ में इन्होंने 2 मेजर यूनिवर्सिटी स्टार्ट करी, विक्रमशिला जिसके बारे में हमने इन डिटेल पढ़ा, देन अदर वॉज सोमापुरा. Somapura is in present day Bangladesh. So Somapura was also founded by King Dharampal in late 8th century. Very important point to remember is that it has also been declared as UNESCO World Heritage along with Nalanda and Takshashila. But this university is right now in Bangladesh. It is one of the most well preserved ancient Indian universities. If you look at screen, you can see this photograph. It's a beautiful architecture. So it was part of a Panch Mahavihara. अगर हम पंच महाविहारास की बात करें, सो सबसे पहले आपका नालंदा, विक्रमशिला, देन सोमापुरा, उदांतपुरी एंड जगतदला. When we talk about other Panch Mahavihara like Udantapuri and Jagatdala, Udantapuri was founded by King Dharampal's father. So उनके जो father थे King Gopal. These images are only for entertainment purpose. So these were not the real emperors. So the King Gopal, he was the father of Dharampal. He founded Udantapuri University. Udantapuri was founded in early 8th century by the father of King Dharampal, King Gopala I. This was also known for Vajrayana Buddhism. जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ थी जो पाला डायनेस्टी के द्वारा स्टार्ट की गई थी, whether it was विक्रमशिला, उदांतपुरी, जगतदला और सोमापुरा, they were all the centers for Vajrayana Buddhism. जब हम वल्लभी की बात करते हैं, वल्लभी was the only university which was the center for Hinayan Buddhism. So it was not as glorious as Vikramshila, but it also had a lot of students across the world. So now if we come back to this question, if you look at the options properly, Vikramshila and Udantapuri, if you look at this option, Gopala of Pala dynasty founded it, yes, so option D is going to get matched with the option number 1. If they would have written Dharampal of Pala dynasty founded it, it would have been Vikramshila, okay, and Vikramshila is going to get matched with Vajrayana and Tantric Buddhism. So जब हम विक्रमशिला की बात करते हैं, along with Vajrayana Buddhism, there was also Tantric Buddhism जिसके बारे में हमने बात करी, in which they used mantras, yoga, then they used different mudras. Dear students, as we discussed that during 8th century AD to 12th century AD, the eastern part of India was ruled by Pala dynasty. There was a lot of stability in this region, so they were also a great patron of Buddhism, especially Vajrayana Buddhism. So they started with a lot of Mahaviharas. उनमें से 5 ज़्यादा prominent बन गए. Nalanda was revived by them only. It was though started in before them, but they revived Nalanda. Then Udantapuri, it was started by King Gopala I. Then Vikramshila was started by King Dharampala. Then we also discussed Somapura University was started by King Dharampala. It is in present day Bangladesh. The last of these Buddhist Mahaviharas was Jagatdala, and it was started by the late Pala Emperor King Rampala. So जब हम इसकी डेट बात करते हैं, it was started around late 11th century और early 12th century, कोई डेट स्पेसिफाइड नहीं है. So when we talk about Jagatdala Mahavihara, it is currently present in present day Bangladesh. दूसरी कौन सी यूनिवर्सिटी है जो बांग्लादेश में स्थित है, वो है सोमापुरा. This was the last of Buddhist Mahaviharas. इसकी डिस्ट्रक्शन के बाद ये एक तरह से कहा जा सकता है कि it was end of Buddhist education in India. The institution was founded by Pala King Rampala in the 11th or early 12th century. It became an important center for Buddhist education majorly. Vajrayana, तो जो भी पाला डायनेस्टी के हमने देखे थे, जितने भी सेंटर्स थे, they were majorly into Vajrayana. And Vikramshila along with Vajrayana, it was also Tantric Buddhism.
अब जो इसकी डिस्ट्रक्शन की डेट है वो किसी किसी सोर्सेज में इट इज़ ऑल्सो 1203. अगर आप कुछ सोर्सेज को रेफर करेंगे लाइक हिस्टोरियन सुकुमार दत्त, दे सजेस्ट दैट इट वाज डिस्ट्रॉयड इन 1207. तो डियर स्टूडेंट्स, दीज वर द मोस्ट प्रोमिनेंट एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया. अगर हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के डॉक्यूमेंट की बात करें तो वो भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ का मेंशन करता है, जैसे कि नालंदा, तक्षशिला, वल्लभी, विक्रमशिला. ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे भी बहुत बारी क्वेश्चंस पूछे गए हैं. सो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2023. फाइंड आउट द नेम्स ऑफ एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटीज हुज नेम्स आर मेंशन्ड इन NEP 2020. सो नालंदा यस, तक्षशिला यस, मिथिला no, Vallabhi yes, Vikramshila yes. So apart from Mithila, all the options are correct. A, B, D, E would be the right answer to this question. So dear students, चलिए जल्दी से recall करते हैं, quick recall of all the prominent ancient Indian universities. The oldest is तक्षशिला यूनिवर्सिटी, जो आज से 2700-2600 साल पहले स्टार्ट हुई थी in 6th century BC. Then केम नालंदा यूनिवर्सिटी, इसके 1000 सालों के बाद, 1900 सालों के बाद इन 5th century CE. दिस वाज वर्ल्ड्स फर्स्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी और ये बिहार में है प्रेजेंट डे. इट इज़ ऑल्सो अ यूनेस्को हेरिटेज, वर्ल्ड हेरिटेज. सो तक्षशिला एंड नालंदा, दे बोथ हैव बीन डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज बाय यूनेस्को. Then Vallabhi University, it started in 6th century CE. It was in Gujarat. The most important point about Vallabhi University was that it was a center of Hinayana Buddhism. Then Udantapuri, Vikramshila, Jagadala along with Somapura, they were started by the rulers of Pala dynasty. ये जो भी यूनिवर्सिटीज़ थी इन सब में वज्रयान बुद्धिज़्म प्रैक्टिस होता था. और जब हम विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की बात करते हैं जो बहुत प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी थी, ये नालंदा यूनिवर्सिटी को टक्कर देती थी. इसमें तांत्रिक बुद्धिज़्म भी स्टार्ट हुआ था. सो दे यूज्ड टू फॉलो तांत्रिक बुद्धिज़्म अलॉन्ग विद वज्रयाना एंड महायाना बुद्धिज़्म. देन डियर स्टूडेंट्स, जगतदला यूनिवर्सिटी, इट वाज वन ऑफ द लास्ट बुद्धिस्ट महाविहारास which was started in 11th century BC and it was destroyed in 12th century BC. So with Jagatdala, it was almost a closure of the glorious Buddhist education in India. Then these two universities becomes equally important, Mithila and Nadia University. 12th century onwards, after the destruction of Nalanda, Vikramshila and Jagatdala, there was a decline in Buddhist education along with Vedic education, and there was a rise in madrasas. But these two universities are prominent because they were the center for Vedic education, Brahmanical education and Indian philosophy, especially the Nyaya logic. So इनके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है. मिथिला यूनिवर्सिटी, अगर इसकी प्रोमिनेंस की बात करें, so dear students, after 12th century, after the decline of Nalanda, Vikramshila and Jagatdala, there was also a decline in Vedic education and Buddhist education. Mithila University was one of the most prominent center for learning for Brahmanical education, Vedas, then traditional knowledge, traditional indigenous knowledge. और जब हम न्याय लॉजिक की बात करते हैं, जब हम इंडियन फिलॉसफी की बात करते हैं, इट बिकेम अ चीफ सेंटर फॉर लर्निंग. जिस तरह से हम वल्लभी को हीनयान बुद्धिज्म का सेंटर मानते थे, विक्रमशिला को तांत्रिक बुद्धिज्म के लिए माना जाता था, उसी तरह से मिथिला यूनिवर्सिटी बिकेम द सेंटर फॉर न्याय लॉजिक एंड तर्कशास्त्र अलॉन्ग विद वेदास एंड अदर इंडियन इंडिजीनियस नॉलेज. अगर इसके टाइम पीरियड की बात करें, सो लेजेंड सेज दैट दिस यूनिवर्सिटी एग्जिस्टेड सिंस द टाइम ऑफ राजा जनक. राजा जनक की जब हम बात करते हैं, उनका उल्लेख हमें रामायण में मिलता है. वो माता सीता के पिता थे. राजा जनक के कोर्ट में बहुत सारी फिलोसफिकल कॉन्फ्रेंसेज होती थी. इसकी जो ट्रेडिशन है ये वो वहीं से शुरू होता है. बट इनिशियली तब हम उसको यूनिवर्सिटी नहीं कह सकते थे बिकॉज देवर नो स्टूडेंट्स. But during 12th to 15th century, it became a prominent center for learning, especially for Brahmanical education. So अगर लोकेशन की बात करें, it was in दरभंगा, बिहार. Then अगर हम फेमस स्कॉलर्स की बात करें तो महाकवि विद्यापति, जिनको मैथिली भाषा का शेक्सपियर माना जाता है, then संस्कृत पोएट जयदेव, ये सारे मिथिला यूनिवर्सिटी से थे. और अगर हम वैष्णव लिटरेचर की बात करते हैं, आदिकाल में इन दोनों का बहुत योगदान था. And this was also a very important university during the time of Emperor Akbar. Dear students, another very important and celebrated scholar, philosopher from Mithila University was Gangesha Upadhyay, who also earned the title of
the father of new Indian logic. So he gave a modernized interpretation of Nyaya logic जो गौतम ऋषि ने लिखा था. So he is often regarded as the father of new Indian logic और father of नव्य न्याय. और ये जो इनका टेक्स्ट था ये भी एक लैंडमार्क टेक्स्ट था and it was widely celebrated across the world. Mithila University also gave the world Gangesha Upadhyay. So dear students, if you look at this question, it is a very simple question, but only if you have learned the concept properly. This is a homework question. You can give me the answer in the comment section. So many a times you will find few universities which might be new or you might not have come across them, but you can very easily solve questions like these using elimination method. You already have learned about Takshashila, Nalanda, now Mithila. So you can give me the answer to this question in the comment section. Next question, University of Mithila was famous for. This question was asked in 2023. Astronomy, Nyaya Sutra, archaeology, logical science or medicine. So dear students, we just discussed that Nyaya Sutra and तर्क शास्त्र की जब हम बात करते हैं आप लॉजिकल साइंसेस से भी उसको रिलेट कर सकते हैं. सो द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन B and D. So dear students, that's how the questions are being asked. Please solve as much as you can, because without applying all this knowledge this might seem little overwhelming, but this is also very interesting. So on our application we have also uploaded one test which has 40 PYQs from Ancient Indian University जो पिछले कई सालों में पूछे गए हैं. आप चाहें तो उसको सॉल्व कर सकते हैं. Another very important center for learning which emerged during medieval India was Nadia University. And dear students, हमने जो मिथिला यूनिवर्सिटी में नव्य न्याय का कॉन्सेप्ट देखा था, इस यूनिवर्सिटी ने भी उसको आगे बढ़ाया. सो दिस यूनिवर्सिटी नाडिया वाज वन ऑफ द मेजर सेंटर्स फॉर हिंदू लर्निंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 13th सेंचुरी टू 16th सेंचुरी BC. ये यूनिवर्सिटी कब स्टार्ट हुई इसके कोई रिकॉर्ड्स नहीं है, बट दिस यूनिवर्सिटी फ्लरिश्ड ड्यूरिंग 13th सेंचुरी टू 16th सेंचुरी BC एंड 15th सेंचुरी इसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड था. इट बिकेम पॉपुलर फॉर नव्य न्याय जो गंगेशा उपाध्याय ने मिथिला यूनिवर्सिटी में स्टार्ट किया था, ऑल्सो नोन एज न्यू लॉजिक. इट वॉज सिचुएटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड जलंगी रिवर्स. ये नाडिया डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में थी. इट हैड 3 सेंटर्स फॉर इम्पार्टिंग एजुकेशन. इसके 3 सेंटर्स थे, नवद्वीपा, गोलापुरा एंड शांतिपुर. टॉकिंग अबाउट द मिथिला कनेक्शन ऑफ नाडिया यूनिवर्सिटी, डियर स्टूडेंट्स, नाडिया यूनिवर्सिटी का मिथिला यूनिवर्सिटी के साथ भी एक गहरा कनेक्शन था. ये नवद्वीप में था तो इसका ऑल्टरनेट नेम नवद्वीप भी था, इसको नवद्वीप यूनिवर्सिटी भी कहते थे. देन अ वेरी फेमस स्कॉलर कॉल्ड वासुदेव सार्वभौमा, ही वॉज अ स्टूडेंट एट मिथिला यूनिवर्सिटी. इन्होंने जो गंगेशा उपाध्याय का नव्य न्याय की फिलॉसफी थी उसको वहाँ सीखा और उनका जो सेमिनल टेक्स्ट था जैसे कि तत्व चिंतामणि उसको मेमोराइज किया. He came back to Nadia University and to set up his own school of Navya Nyay. And later another very important scholar called Raghunath Shrimani, he also joined this school. Thing about Raghunath Shrimani was he was also the vice chancellor of Mithila University. So this Nadia University was also a center of Navya Nyay School of Philosophy. So dear students, these were the major prominent ancient Indian universities. Some notable mentions like Pushpagiri. When we talk about Pushpagiri, so this particular ancient Indian university, it was located in Jajpur, Odisha. The location is important. And अगर हम time frame की बात करें, this was established before Nalanda in 3rd century BC and it flourished from 3rd century BC to 11th century and it was a center for Buddhist learning. This question was asked in 2025. You have to set all these universities in a chronological order: Takshashila, Vikramshila, Nalanda, Pushpagiri and Navadvip. You have learned about all these universities. Now Takshashila University, the ancient, the oldest Indian university, it started in 6th century BC. Then after Takshashila came not Nalanda, came Pushpagiri जैसे हमने बात करी थी 3rd century BC. It is located in Jajpur, Odisha. Then came Nalanda in 5th century AD. Then came Vikramshila. Vikramshila was started by Pala Emperor Dharampal and it was started in late 8th century. Then at the end came Navadvip. It flourished between 12th to 15th century in medieval India. So the right answer would be option number 2, A, D, C, B and E.
Then moving down south, Nagarjuna Konda Vidyapeeth, also known as Sri Dhanne Katak University. It was started by Acharya Nagarjuna. This university flourished from 7th to 8th century and it was situated on the banks of river Krishna. This was also a PYQ. Dear students, this question was asked recently in 2026. Which of the following ancient universities was located on the bank of Krishna river in Vidarbha? So Sri Dhanya Katak, Takshashila, Nalanda or Shravasti. So the right answer would be Sri Dhanya Katak University. It was also called Nagarjuna Konda Vidyapeeth. The last ancient center for learning in India, the great Sharda Peeth. Dear students, right now it is in Pakistan occupied Kashmir. During 6th to 12th century, it became one of the most prominent temple universities in Indian subcontinent. अगर हम इसकी डेट की बात करें, so we do not have the records when did it actually start. There are different years, but it flourished during 6th to 12th century. This was a temple university dedicated to goddess Saraswati and it had a profound impact on the north as well as on South India. When we talk about great scholars like Adi Shankaracharya, in the 8th century Adi Shankaracharya, he formulated the doctrine of Advait Vedanta. Then other scholars like Kumar Jiva, he was a great Buddhist translator and scholar. He translated a lot of Buddhist and Sanskrit text into Chinese language, which later was read by a lot of people in China. Then Kalahana, who wrote the history of Kashmir called Rajat Ranjani. So these were the most prominent scholars and this university had a huge library. In its peak, it had 5,000 students. It was a major center for Sanskrit manuscripts and Vedic studies. एंड जब हम शारदा लिपि के बारे में बात करते हैं तो वो भी शारदा पीठ में ही डेवलप हुई थी. डियर स्टूडेंट्स, एट द एंड आई वुड लाइक टू कम बैक टू दिस PYQ. इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी शारदा पीठ, इट इज गोइंग टू गेट मैच्ड विद Kumar Jiva, the great Buddhist scholar who translated a lot of Buddhist texts into Chinese language, a lot of Sanskrit text as well into Chinese language. बाकी सारे स्कॉलर्स के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. डियर स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड वन PYQ टेस्ट ऑन एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटीज. दिस टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 40 PYQs. पिछले 5 सालों में जितने भी PYQs इस टॉपिक से पूछे गए थे वो सारे इस टेस्ट में इंक्लूडेड हैं. इफ यू विश, यू कैन सॉल्व दिस टेस्ट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिस. So dear students, if you found this lecture helpful, kindly consider subscribing to this channel, share it with your friends, like this video so that it reaches out to more people. I'll see you in the next lecture. Until then, take care. Bye bye.